वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे द हिंदू की एक न्यूज़ के बारे में जो काफ़ी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। न्यूज़ हमारी ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं ये बड़े गुस्से में हैं, बड़े नाराज़ हैं। दरअसल ये अगस्त में ही, इसी साल अगस्त में ही अपॉइंट किए गए थे और नया जो विंटर सेशन शुरू हुआ है इस साल का, इसमें इनकी पहले दिन ही पहली स्पीच थी और ये पहले दिन की पहली स्पीच में ही भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं और किस पर भड़कते हैं? दरअसल इन्होंने पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले लिया, पूरी जुडिशरी से पंगा ले लिया। किस मुद्दे को लेकर? एनजेएसी को लेकर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर इन्होंने सबसे पंगा ले लिया है। क्या कह रहे हैं? ये बोलते हैं कि सब जब 2014 में पार्लियामेंट ने एनजेएसी को पास कर दिया और 16 स्टेट असेंबलीज ने इसको अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया, ये एक्ट बन जाता है, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और 4:1 की मेजॉरिटी से इसे डिक्लाइन कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। तो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ये विल ऑफ पीपल है, विल ऑफ पीपल को ओबे करना सबकी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ एकदम से रिजेक्ट करना सही बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर में एक चीज़ है, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का आज़ाद रहना। एनजेएसी जुडिशरी को आज़ाद नहीं रहने देगा, इसमें एग्जीक्यूटिव का दखल देगा। इस बात को ध्यान रखते हुए एनजेएसी को कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, ये सब 2015 की बात है, लेकिन धनखड़ साहब आज बड़े गर्म हो रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हमारे यहाँ जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 124 आर्टिकल हमसे ये कहता है कि जो हायर जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, उनका रिकमेंडेशन ज़रूरी रहेगा। और जब तक ये ज़रूरी रहेगा, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाती है जिससे जजेस को अपॉइंट किया जाए। और पार्लियामेंट जो भी मैकेनिज़्म बनाएगी उसमें 7 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका जो भी रिकमेंडेशन रहेगा ये बाइंडिंग रहेगा, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, ये किस तरीके से इवॉल्व होता है और आज हम किस स्थिति पर खड़े हुए हैं। दरअसल 1981 से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बात बोल देते थे वो फाइनल होती थी। इस पर ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑब्जेक्शन करते थे, ना प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन करते थे, यानी पूरी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की बात मानती थी। लेकिन 1981 में ये बात सामने निकल के आती है कि देखो भाई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ये एक व्यक्ति ही तो हैं और एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो सकता है अपने प्रॉफिट से, अपने मोटिव से, या किसी के दबाव में भी आ सकता है, ये लालच भी आ सकता है, ये धमकाया भी जा सकता है। ये सब काम एक व्यक्ति के साथ किए जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एडवाइस दी है किसी को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की या प्रमोट करने की, ये 100% सही हो। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट मानता भी है कि भाई ये तर्क वाजिब है। जब ये तर्क वाजिब है तो इसमें कुछ संशोधन किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में संशोधन किया जाता है। संशोधन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी एडवाइस रहेगी ये हमेशा बाइंडिंग नहीं रहेगी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लॉ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव इन्हें चेंज कर सकता है, मानने से मना कर सकता है। और ये वाला सिस्टम जो लागू रहेगा अगले 12 साल तक लागू रहेगा। साल दर साल बीतते हैं और 1993 में सेकंड जज केस के दौरान हमें एक बात समझ में आती है कि जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, ये सब भी तो इलेक्शन में जाते हैं। और जब इलेक्शन में जाते हैं तो इनके पर्सनल मोटिव भी होते हैं, पर्सनल लालच भी होते हैं, इन्फ्लुएंस भी होता है। तो जब इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो ये भी तो इन्फ्लुएंस डिसीजन हो सकता है। किसी जज को अपने फेवर का अपॉइंट करना है, किसी को हटाना है, ये अपने फेवर के अनुसार भी हो सकता है। यानी इस पूरे प्रक्रिया में, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन की प्रक्रिया में फेवर भी शामिल हो सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का काम अगर हम एग्जीक्यूटिव के हाथों में देते हैं तो इसमें गड़बड़ी की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1993 में सेकंड जज केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट के समझ में आती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अकेला डिसीजन बायस्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब अकेले डिसीजन नहीं लेंगे बल्कि उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी बैठा करेंगे। इन तीनों का ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप डिसीजन लिया करेगा। एक व्यक्ति का डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन एक ग्रुप का डिसीजन गलत नहीं हो सकता है। इसलिए 1993 में जो पावर हमने पहले एग्जीक्यूटिव को दे रखी थी सुप्रीमेसी की, ये छीन लेते हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने पास ये पावर ले लेता है अपॉइंट करने की, प्रमोट करने की और ट्रांसफ़र करने की। इस ग्रुप को ही हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस शामिल होते हैं। 1998 में एक और केस आता है जिसे हम बोलते हैं थर्ड जज केस, जिसमें प्रेसिडेंट की एडवाइस पर इस कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड क्या किया जाता है, 2 और जजेस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अब जो हमारा कॉलेजियम बन गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी इसमें शामिल होते हैं। तो 5 लोगों का जो फैसला होता है। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करता है, इसका इन्फ्लुएंस हाई कोर्ट के जजेस तक भी रहता है। कैसे रहता है, एक एक करके समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रोसीजर क्या है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रोसीजर क्या है। शुरुआत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से। पहले जो सबसे सीनियर मोस्ट होता था उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे, यानी सीनियरिटी के आधार पे। लेकिन 1970s में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है और जब इमरजेंसी लग जाती है, इस दौरान HR खन्ना का जो केस पहुंचता है, जिसके दौरान हम ये देखते हैं कि सीनियरिटी वाला जो प्रावधान था, सीनियरिटी वाला जो प्रोसीजर था, जो प्रथाएं थीं, वो चेंज कर दी जाती हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वही CJI बनेगा, कोई और भी बन सकता है। तो 1970s के बाद सीनियरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, सीनियर ही जज बनेगा। अब इसमें प्रोसीजर ये है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी प्रेजेंट CJI है, जब ये रिटायर होते हैं तो अपने सक्सेसर को ये नॉमिनेट करके जाते हैं और जिसे नॉमिनेट करके जाते हैं उसे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। CJI तो हमारे इस तरीके से अपॉइंट होते हैं। अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो CJI हैं ये इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को। ये पहले नाम सामने रखते हैं, कि प्रपोजल सामने रखते हैं कॉलेजियम के सामने कि भैया हम इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं या इनको प्रमोट करना चाहते हैं। मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही होते हैं, इन्हें ही प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। तो ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि किसे प्रमोट करना है और किसका ट्रांसफ़र करना है। जो भी इनका ओपिनियन होता है, जो भी फाइनल डिसीजन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक फाइल में बंद करके लॉ मिनिस्टर को दे देते हैं। लॉ मिनिस्टर इस फाइल को प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस फाइल को प्रेसिडेंट को दे देते हैं कि कॉलेजियम ने ये फैसला किया है कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। और प्रेसिडेंट चुपचाप बिना कुछ बोले उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, इनको अपॉइंट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जो प्रेजेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, मान के चलो यूपी की बात कर लें तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है या इन्हें रिटायर होना है तो एक जगह खाली होगी इनकी, इस जगह पर आके कौन बैठेगा ये तय करना है। ये तय करने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये 3 लोग मिलकर हाई कोर्ट के ही तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा, अगला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन होगा। तो ये तीनों लोग तय करते हैं और अमूमन ये परंपरा रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा ये दूसरे स्टेट से आएगा, उस स्टेट का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं बनता है। तो जिस किसी का भी नाम ये तीनों लोग मिलकर फाइनल करते हैं, हाई कोर्ट भेज देता है CJI के पास।
कि साहब हम चाहते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में इस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाए। सीजेआई इस फाइल को अपने हाथ में लेते हैं और अपने 2 साथियों को साथ में लेते हैं, 2 जजेस को साथ में लेते हैं और इस फाइल पर पूरा गहन मंथन करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन आया है, क्या इन्हें अपॉइंट करना है या नहीं करना है। जो भी डिसीजन फाइनल होता है सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, सीजीआई जो फाइनल करते हैं, इस फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चीफ मिनिस्टर के पास। कौन से चीफ मिनिस्टर के पास? जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है उस चीफ मिनिस्टर के पास ये फाइल दे दी जाती है। ये चीफ मिनिस्टर ले जाकर फाइल दे देते हैं गवर्नर को। गवर्नर इस फाइल को ले जाकर दे देती हैं यूनियन मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को। यूनियन लॉ मिनिस्टर और फिर वही प्रक्रिया के तहत प्रेसिडेंट तक ये फाइल पहुंचा देते हैं और प्रेसिडेंट फाइनली इन्हें अपॉइंट कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाथ रहता है। तो अब ये हमारा इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या इसमें ये है कि कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ जज ही बैठते हैं और जजेस ने जिस बेसिस पर फैसला लिया है ये ग्राउंड कभी रिवील नहीं किया जाता है, कभी जनता के सामने लाया नहीं जाता है। ये बस यूनिनिमसली डिसाइड कर लेते हैं कि किसे अपॉइंट करना है और किसे प्रमोट करना है। अब इसमें एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव की, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी। ये भी चाहते हैं कि साहब हमको भी थोड़ा सा मौका मिले, हम भी देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, हम भी उसमें कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये लेकर आते हैं एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिससे पार्लियामेंट पास कर देता है। पार्लियामेंट का मतलब ये हो गया लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा पास कर देती है और साथ ही साथ 16 अदर स्टेट्स भी पास कर देते हैं। यानी ये कह सकते हो कि जो हमारा एनजेएसी है ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होता है। प्रेसिडेंट साइन भी कर देते हैं। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशली एग्जामिन करता है, जुडिशियल रिव्यू लेता है इसका, और ये पाता है कि जो एनजेसी है ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को खतरा है और हम ये होने नहीं देंगे, ये कहते हुए और ये बोलते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस बेसिस पर एनजेएसी को डिक्लाइन कर दिया जाता है, अनवैलिड कर दिया जाता है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। अब एनजेएसी का भी वही काम है जो कॉलेजियम सिस्टम का है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफ़र करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफ़र करना। सरकार ने जो एनजेएसी में प्रपोज किया है वो कंपोजिशन कैसा है? उस कंपोजिशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं और 2 एमिनेंट मेंबर्स जिन्हें सिलेक्शन कमेटी चूज़ करेगा वो लोग शामिल होंगे। जैसा कि हमने आर्टिकल 124 में बात करी थी कि जो भी कमीशन बनाया जाएगा, जो भी बॉडी बनाई जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें 7 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एनजेएसी में टोटल 6 लोगों को जगह दी जाती है। अब एनजेएसी इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट शामिल है, जुडिशरी शामिल है, एग्जीक्यूटिव शामिल है यानी लॉ मिनिस्टर शामिल हैं, इन सब को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता है। अभी मामला ये है कि पार्लियामेंट चाहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस सकें और अपने मनपसंदी के जो जजेस हैं इन्हें अपॉइंट करा सकें। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को लागू होने नहीं दे रहा है। सरकार बार बार कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इसे डिनाई कर देता है। कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, इनकी मनमानी को लेकर, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो कॉलेजियम सिस्टम में कॉलेजियम कमेटी में बातचीत हुई है, डिसीजंस लिए गए हैं, इन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लागू नहीं होता है। तो जो जज है जिसे अपॉइंट नहीं किया गया है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो पूछ सके कि मुझे क्यों नहीं अपॉइंट किया, और जनता को तो खैर कुछ पता भी नहीं चल पाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के बीच में तलवारें निकल आई हैं। अब देखते हैं कि कौन किसका सिर पहले काटता है। फिलहाल अभी मामला ये बना हुआ है। अब इसमें हो क्या सकता है? आर्टिकल 124 में हमने ये कहा भी है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रोविज़न बनाएगा
लेकिन वो प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट बनने देगा तब ना बनाएगा, नहीं तो एनजेसी की तरह खारिज कर देगा। 99th अमेंडमेंट हमारा खारिज हो ही चुका है। तो अभी इससे कुछ बोल पाना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बस थोड़ी सी नज़र बना के रखिए कि पूरा मामला क्या है और किस ओर को ये झुकाव हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।